अध्याय 1 देख रहे हैं, संसाधन और विकास। संसाधन यानी कि रिसोर्सेस अंग्रेजी में, और विकास यानी डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेस और उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे आज। संसाधन क्या है और इनका विकास क्यों जरूरी है, यह हिंदुस्तान के, भारत के सापेक्ष हम देखेंगे, मतलब उसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो हमारा पर्यावरण, जो भी हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं, पर्यावरण जो भी चीजें हमें देता है, वस्तुएं देता है, और जो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी हैं, प्रयुक्त हैं, लेकिन जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, साथ में ये आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कहें कि हमारे पास कुछ चीजें हैं और उनमें से हमको कहना है कि ये संसाधन है, ये संसाधन नहीं है, तो संसाधन सबसे पहली चीज ये है कि ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, आपकी जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको ये पूरा करना चाहिए। संसाधन आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरा, इस संसाधन को जानने के लिए, इन संसाधनों को निकालने के लिए, इन संसाधनों को आपके उपयोगी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी चाहिए। क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर एक पत्थर है, चट्टान है और जमीन है और इसके नीचे कोयला दबा हुआ है, टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना इसको निकालने के लिए और इसको परिष्कृत करने के लिए, आपको देने के लिए, आपको एज अ फ्यूल आपके सामने रखने के लिए, तो प्रौद्योगिकी जरूरी है। इसके अलावा संभाव्य हो, मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा खनिज तत्व है या कोई संसाधन है, वो संसाधन को निकालने का पैसा लग रहा है 1000 रुपए और इस संसाधन का कॉस्ट है 10 रुपए। क्या यह आर्थिक संभाव्यता है इसमें? कतई नहीं। हां, अगर आपको ये 10 रुपए का कॉस्ट लग रहा है इसको निकालने का और 1000 रुपए आपको जब आप निकालेंगे तो इसका मिलेगा, या फिर इसको निकालने से आपकी जनता का फायदा होगा, उनकी जरूरतें पूरी होगी, तो आप कहेंगे हां, ये आर्थिक रूप से संभाव्य है, तो ये संसाधन है। सांस्कृतिक रूप से, मान लीजिए यहां पर एक गिरजाघर है और यहां पर आपके कुछ संसाधन है, मान लीजिए यहां पर है, इस जगह पर रखे, इसके नीचे। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको ये संसाधन मिले, चाहे कितने भी महंगे संसाधन, कितने भी अमूल्य संसाधन क्यों ना हो, यहां पर आप नहीं ले सकते उसको, क्योंकि ये रिलीजियस बिलीफ यानी कि सांस्कृतिक रूप से अमान्य हो जाएंगे। या कई ऐसे सांस्कृतिक रूप से ऐसे चीजें होते हैं, जैसे अगर आप कहें कि एक सिंह साहब को, सरदार जी को बोले कि ये सिगरेट लीजिए आप और सिगरेट पीजिए, उनके धर्म में अमान्य है, वो कभी नहीं छू सकते उसको, सांस्कृतिक रूप से अमान्य हो गया ना, तो वो उनके लिए संसाधन नहीं हुआ। तो हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं मिलेगी या होती हैं, उनको चेंज करना, उनका रूपांतरण, यानी कि उनको अपने प्रयोग में लाना, उस तरीके से प्रयोग में लाना। जैसे आप सब्जी घर लेके आते हैं, मान लीजिए भिंडी लेके आए, आप भिंडी ऐसे खाना शुरू कर देते हैं? नहीं, उसको आप बनाते हैं, पहले धोते हैं, काटते हैं। यानी कि कोई भी अगर संसाधन है उसको पहले तैयार करना पड़ता है ताकि आप उसको यूज कर सकें। यानी प्रौद्योगिकी इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। ऐसी संस्थाएं होंगी, जैसे मैंने कोल के बारे में बात की, तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपकी संस्थाएं हैं जो इसको निकालती हैं, इसको परिष्कृत करती हैं, आपके समक्ष लेके आती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो संसाधन है ये तो प्रकृति ने दिया हुआ है, भगवान की देन है ये। ऐसा नहीं है। जब तक हम इसका उपयोग ना करें, जब तक हम इसको मानव क्रियाएं ना हो इस पे, जब तक मानव इन संसाधनों का उपयोग करना ना सिखा सके, सीखे और प्रौद्योगिकी ना लगा सके, जब इन पदार्थों को परिवर्तित किया जा सके या कन्वर्ट किया जा सके, जब उनका रूप ऐसा हो जाए कि उसे प्रयोग कर सकें, तब तक संसाधन नहीं है। हमें उसको संसाधन बनाना पड़ता है। तो इस संसाधनों का वर्गीकरण समझिए। मैं इसको यहां पर पहले आपको एक टैबुलर फॉर्म में या फिर कहें एक फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखाता हूं। संसाधन किस प्रकार के हो सकते हैं? अगर मैं इनकी 2 वर्ग बनाऊं, एक है संसाधन प्राकृतिक, एक है संसाधन मानवीय। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो हमको प्रकृति ने दिया है, और मानवीय का मतलब है जो हमारे लोगों ने बनाया है, हम और आपने बनाया है। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है। प्राकृतिक मतलब जो मदर नेचर है, भगवान ने जो हमें दे रखा है, जो चीजें अवेलेबल करा रखी है।
इसमें आ जाते हैं प्राकृतिक, पहले मैं मानवीय बता देता हूं आपको। मानवीय में है संरचनाएं एवं संस्थाएं। आपने एक संस्था बनाई, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, आपने कोल इंडिया का एग्जांपल लिया। ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग चीजों पे, जैसे हमारी वनस्पतियां भी संसाधन है, वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये एक डिपार्टमेंट हुआ, ये एक संस्था हुआ, और ये संस्था जो है एक पूरी तरीके से सिस्टम में चलती है, संरचनाएं हैं, इनका प्रॉपर एक वर्गीकरण है और एक तरीका है चलने का। ऐसे ही मान लीजिए इस जगह पे कुछ है, कितना है, मात्रा क्या है उसकी, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, किसकी ज्यादा अच्छी गुणवत्ता है, मानवीय मात्रा और गुणवत्ता तय करता है, यह संसाधन यहां पर आता है। प्राकृतिक के बारे में बात करें, नवीकरण, जो नवीकरण योग्य हो, जो अनवीकरण योग्य हो। नवीकरण का मतलब होता है कि जो एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग करने के लिए तैयार हो जाए। यह शब्द मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप कहेंगे पवन और जल तो ये सतत अथवा प्रवाह है, ये सतत है, हमेशा है। पवन को तो आप जितना यूज करें, हवा लें हवा छोड़ें, जल को यूज करें, जल तो कभी खत्म नहीं होगा, पवन जल तो हमेशा रहेगा। लेकिन इसमें ऐसी भी चीज है जिसको हम कहते हैं जैव मतलब जो नवीकरण योग्य है। जैसे अगर आपने पेड़ काटा और आपने एक पौधा लगा दिया तो वो पौधा बढ़ के पेड़ बनेगा, सालों साल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी वो दोबारा पैदा होंगे, समय जरूर लगेगा, नवीकरण हो सकता है उनका। वन्य जीव, अगर मान लीजिए कि एक जीव का देहांत होता है, दूसरा जीव आएगा, दूसरे जीव पैदा होंगे, ये आ सकते हैं, ये नवीकरण है। लेकिन अनवीकरण योग्य में क्या आते हैं, जिसमें एक पुनः चक्रीय है, एक अचक्रीय है। पुनः चक्रीय का मतलब होता है धातु, जैसे मेटल का एग्जांपल मैं लूं तो वो एक बार यूज हुआ, फिर उसके बाद उसने अपना फॉर्म चेंज किया, फिर दोबारा यूज हुआ। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग, सल्फर ऑक्सीजन को मिला लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों का फिर से केमिकल रिएक्शन कर दीजिए, सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग, यानी कि वो बार बार पुनः चक्रीय तौर पर यूज हो सकता है। अचक्रीय का मतलब है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जैसे आप पेट्रोल यूज करते हैं, एक बार आपने यूज कर लिया, खत्म। जैसे आप यूज करते हैं अपना सिलेंडर, एक बार यूज किया, खत्म, उसके बाद नहीं आएगा ये। तो इसको मैं और जरा शब्दों में अगर बताने की कोशिश करूं तो हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि संसाधन को हम एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि संसाधन बहुत सारे हैं। तो क्यों ना इनका वर्गीकरण कर लिया जाए, और वर्गीकरण के हिसाब से बड़ा अच्छा रहेगा कि इस पार्ट को अलग से स्टडी किया जाए, उस पार्ट को अलग से स्टडी किया जाए। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कहां किस तरीके से पैदा हुए हैं, एक जैव है, अजैव है। जिनमें भी जीवन था, जिनमें भी जीवन है, वो सारे के सारे संसाधन जैव संसाधन। जिनमें न कभी जीवन था, न जिनमें कभी जीवन है और न रहेगा, वो अजैव, बायोटिक अबायोटिक कह सकते हैं इसको। समाप्यता के आधार पर खत्म होंगे, नहीं होंगे। नवीकरण, जो नवीकरण योग्य मतलब जो आप यूज करेंगे दोबारा आ जाएंगे। अनवीकरण, एक बार यूज कर दें, खत्म, दोबारा यूज नहीं हो सकते। इसलिए समाप्यता, इनकी समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। मेरे पास एक सामान है, मेरे पास कार है, मैं अपनी कार को अपने घर में रखता हूं, व्यक्तिगत है वो। क्या वो कार कोई भी यूज कर सकता है मेरे इलाके का या मेरे कॉलोनी का? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, व्यक्तिगत हो गया। सामुदायिक, एक ऐसी चीज, मान लीजिए पार्क है, पब्लिक पार्क है, वहां हमारे घर के भी बच्चे जाएंगे, पड़ोसी के घर के भी बच्चे जाएंगे, कोई भी खेल सकता है। सामुदायिक, वो संसाधन सामुदायिक होगी। राष्ट्रीय, टेक्निकली तौर पे सभी एक देश के जितने भी संसाधन है वो राष्ट्रीय होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो संसाधन पूरे विश्व के होते हैं, विश्व के होते हैं, हर एक आदमी जो इस धरती पर है उसके संसाधन। विकास के स्तर पर अगर आप बात करें तो संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश। संभावी मतलब इनकी संभावना है, हम इनको यूज करेंगे आगे चल के, संभावना तो दिख रही है इसमें। विकसित भंडार मतलब वाकई इनके बारे में जान चुके हैं, मात्रा गुणवत्ता सब पता है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। संचित कोश मतलब अभी ये थोड़ा सा रखा हुआ है, कभी जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी, हम इसको यूज करेंगे। इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, ये सवाल पूछा जाता है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, जो हमने देखा ना इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं। इसमें क्या है कि संसाधनों के जो प्रकार हमने देखे, इसमें उत्पत्ति के आधार पर क्या बताया था मैंने, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव का मतलब होता है कि जो भी जीव मंडल, जहां भी जिसमें जान है, वहां से जो हमें संसाधन मिलते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त है, जिनमें जिंदगी थी, जो सांस लेते थे, जिंदा थे, वो सारे, या फिर जिंदा थे या जिंदा अभी हैं, वो सारे जैव संसाधन। मनुष्य, इंसान, हम, वनस्पति, वेजिटेशन, प्राणी जात, जितने भी आपके एनिमल दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, मछलियां हैं, पशुधन, ये सारे जैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव क्या होते हैं? अजैव मतलब जो निर्जीव थे, जो नहीं थे, जो जिनमें जिंदगी कभी थी नहीं, ना होगी, ना है, अजैव संसाधन।
चट्टाने, कोई जिंदगी नहीं होती इनमें। धातु, मेटल को आपने जिंदगी आपने कभी नहीं देखी होगी इनमें, ना वो सांस लेते, ना वो बात करते, ना वो सोचते। अजैव संसाधन समाप्यता के आधार पर खत्म होंगे कि नहीं होंगे, सीधी एक लाइन में आंसर है इसका, समाप्यता के आधार पर खत्म होंगे या नहीं होंगे। तो जो संसाधन नवीकरण के योग्य संसाधन है, जिनका वो केमिकली, फिजिकली या किसी तरीके से वो अपने आप को दोबारा पैदा कर लेते हैं या दोबारा उनको पैदा किया जा सकता है, तो उन्हें हम नवीकरण योग्य कहते हैं, यानी कि उनकी पूरी तरीके से पुनः प्राप्ति हो सकती है, वो संसाधन नवीकरण योग्य है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन्य जीवन कौन है? नवीकरण योग्य संसाधन है। इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं सतत, जैसे मैंने पवन और जल के बारे में बताया, ये सतत है, हमेशा रहेंगे। प्रवाह संसाधन मतलब जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो तब्दील होंगे, आपको रासायनिक और ये सब भौतिक इसमें क्रियाएं करनी पड़ेंगी या उनमें होंगी। अनवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण जो नवीन नहीं हो सकते। धरा को जमीन के अंदर, धरा में जब बहुत साल, लाखों साल पहले जब जीवाश्म गए, जीव जंतु दब गए, वनस्पति दब गए, तो टेम्परेचर प्रेशर के कारण वो फॉसिल फ्यूल बने, हमने उसे यूज किया। पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, एलपीजी यूज कर रहे हैं, खत्म हो जाती है, दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया खत्म। इनको हम कहते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन, खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर आते हैं। स्वामित्व के आधार पर क्या हुआ? मतलब जिसकी अथॉरिटी है, जिसके जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया था, कार का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे है, मैंने उसको जब खरीदा ना, मैंने पैसे दिए तो रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे हो गया। अब व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जो मेरे पास है, यानी कि मान लीजिए सरकार ने कोई किसी को जमीन दे दी, किसानों को वो लगान दे रहे हैं। कई आपके पास किसान ऐसे मिलेंगे जिनके पास जमीन है, कई आपको भूमिहीन भी मिलेंगे। अगर आप शहरों में जाए तो वहां जब बड़े बड़े घर मिलते हैं आपको, लोगों के पास वो घर है, वो उनके हैं। लोग अपने बाग भी बनाते हैं, चारागाह भी बनाते हैं, तालाब भी बनाते हैं, कुएं भी बनाते हैं, ये सारे निजी स्वामित्व में है, यानी कि केवल वही यूज कर सकते हैं या वो जिसको अलाउ करें वो यूज कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत संसाधन है, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोगों या उनके ग्रुप के अंडर में है, उनके स्वामित्व में है, वो उनके मालिक हैं। सामुदायिक क्या होता है? सामुदायिक शब्द आया है समुदाय से। कहां से आया है? समुदाय से। ये वो संसाधन है जो समुदाय में सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं, कोई भी इंसान इसका यूज कर सकता है। किसी की मृत्यु होगी तो कहां आप इसका अंतिम क्रिया करेंगे? शमशान भूमि में। आपके पास गाय भैंस है, कहां चराएंगे? चारण भूमि में। अगर आपको पानी इस्तेमाल करना है, तालाब में जाएंगे, वो तालाब जो सामुदायिक हो, कोई भी यूज कर सकता है इसको। अगर आप नगरीय क्षेत्र में आ जाए, गांव के क्षेत्र में तो ये बात हो गई, जो से शामिलात भूमि कहते हैं। शामिलात शब्द आया है शामिल से ये शब्द आया है। नगरीय क्षेत्र में जाएंगे, वहां क्या मिलेगा आपको? आपको पब्लिक पार्क्स मिलेंगे, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स मिलेंगे, खेल के मैदान मिलेंगे। वहां के हर आदमी का उस पर पूरा अधिकार है। सामुदायिक स्वामित्व हम इसे कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय मतलब है आपके देश का संसाधन। देश का संसाधन टेक्निकली अगर देखा जाए, तकनीकी तौर पर देश की हर चीज किसकी है? देश की है, देश के लोगों की है, सरकार की है। तो देश अपने कानूनी अधिकार से आपकी चीजों को ले सकती है। मान लीजिए देश में कुछ ऐसी चीजें होनी है, प्रोजेक्ट्स होने हैं, सड़कें, नहरें, रेल लाइनें बननी है। अब आपने कहा कि ये तो हमारा व्यक्तिगत स्वामित्व है, लेकिन ऐसा नहीं। आपकी जमीन से अगर रेलवे लाइन गुजर रही है तो आपकी जमीन को सरकार अधिग्रहित कर सकती है। इसी को भूमि अधिग्रहण का अधिकार कहते हैं, जो सरकार के पास है। जितने भी खनिज पदार्थ है, जल संसाधन है, वन हो गया, वन जीवन हो गया, या ये कहें कि एक आपकी इस तरीके से यहां से यहां तक दूरी है 12 नॉटिकल माइल यानी कि 22.2 किलोमीटर। तो किसी भी देश की जो कोस्ट लाइन है उसके इतनी दूरी पर जितनी भी संपदाएं हैं, जितना भी संसाधन है, वो आपकी है। किसकी है? वो आपकी है, यानी एक देश की है। राष्ट्रीय संसाधन है 22 किलोमीटर की दूरी पर तक। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? आप इस यहां से लेकर चले जाएं 200 किलोमीटर तक, यहां से चले जाएं 200 किलोमीटर तक, बस 200 किलोमीटर के बाद जो भी चीजें हैं, किसी भी देश के 200 किलोमीटर के बाद जो भी चीजें हैं, वो किसकी आती हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन है इंटरनेशनल। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। आपको अंतरराष्ट्रीय संसाधन को, अंतरराष्ट्रीय लोग जो बैठे हुए हैं, मतलब पूरे देशों की एक समिति है, वहां पर जाके मांगना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। हिंदुस्तान के पास क्या है? जो अपवर्जक क्षेत्र है, एक हमारे पास अपवर्जक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जिसे हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि खुले महासागर में है।
इसमें किसी का अधिकार नहीं है। तो अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इससे दूर हिंद महासागर की जो तलहटी है वहां पर मैग्नीज पाने की, मैग्नीज की खनन करने का अधिकार है। और ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अंतरराष्ट्रीय लोग मतलब एक जो समिति है उससे लिया है, क्योंकि हमारा वहां आधिपत्य नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। विकास के स्तर के आधार पर क्या बांटेंगे आप? विकास का स्तर बहुत जरूरी है, इसको समझिएगा। संभावी संसाधन क्या है? संभावी संसाधन ये वो संसाधन हो गए जो कहीं है, जो किसी प्रदेश में मिल रहे हैं, विद्यमान हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। जरा भारत के पश्चिमी भाग पे जाइए आप, खासतौर पे राजस्थान और गुजरात में, वहां हवाएं खूब चलती हैं, वहां पर सौर ऊर्जा, जो सूरज पड़ता है उसकी गर्मी बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब इन संसाधन, हवा और सूरज की ऊष्मा, ये भी तो संसाधन हुए, इन संसाधनों की बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन इनका उपयोग अभी तक ठीक से नहीं हुआ है, इनका विकास ठीक से नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं संभावी संसाधन, संभावना, संभावित है ये शब्द संभावी से आया है। अब आए विकसित संसाधन पे। इसका मतलब क्या होता है? विकसित मतलब संसाधन जो ऑलरेडी हम विकास कर चुके हैं, यानी कि जिनका सर्वे हम कर चुके हैं, इसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, यानी कि वो कहां कितना मिलेगा और उनकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता कैसी। तो ये जो चीजें हम कर चुके हैं, हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी भी है और हम इसकी संभाव्यता भी जानते हैं, सब चीजें जो है हमें पता है, विकसित संसाधन उन्हें कहते हैं। भंडार पे आ जाए। भंडार क्या हुआ? भंडार जैसे आपका वेयर हाउसेस होते हैं, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, वो चीजें जो मानव जिसे यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है, जैसे अगर मैं कहूं कि आप वाटर की बात कर लें, H2O होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो है इसमें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप में ऐसी चीजें हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं ऊर्जा के लिए। आपने देखा एटॉमिक रिएक्शन में जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो कितनी सारी एनर्जी निकल के आती है, तो इनका उपयोग तो हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास ना तकनीक नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और ऐसी चीजों को जिसे हमें पता है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी अगर बन जाए तो इन्हें हम भंडार कहते हैं। क्या है ये? भंडार। अब हम आते हैं संचित कोष पे। इसको हम कहते हैं स्टॉक, अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉक। अब ये देखिए कि यहां पर मैंने कहा कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये आपका हो गया भंडार। इसका एक भाग है संचित कोष। संचित कोष क्या होता है? संचित कोष का मतलब होता है ये संसाधन का एक भाग है और जिन्हें आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उस टेक्नोलॉजी का हमने यूज शुरू नहीं किया है, उपयोग शुरू नहीं किया है। जैसे नदियों में जाएं, नदियों को देखें आप, वहां से हम विद्युत पैदा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में इतनी ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जो जल है उसमें बड़ी ऊर्जा है, उसका हम उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। वन यानी जो जंगलात है वो एक संचित कोष है, वन से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, इसका बहुत सारा उपयोग हमने नहीं किया है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं संसाधनों के विकास पे। संसाधनों का विकास का मतलब क्या होता है? संसाधनों का विकास का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका हमें वो क्या विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। लेकिन बात यह हो गई कि हर आदमी यही सोचता है कि जो चीजें हैं, संसाधन तो प्रकृति की देन है, तो इसका अंधाधुन उपयोग किया जा रहा है। तो जब किसी भी वस्तु का अत्यधिक और अंधाधुन उपयोग किया जाता है तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसका कारण यह है कि कुछ व्यक्ति हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें जो लालच के कारण इस काम को करते हैं, जो लालच के कारण इस काम को करते हैं। और अगर यहां पर आए आप, संसाधन क्या है, कुछ लोगों के हाथ में आ गया है, कई लोग इसे बहुत जबरदस्त यूज कर रहे हैं और कई लोगों के पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। संसाधनों का विकास की सिचुएशन अभी ये है। इसके अलावा आप जब एक संसाधन का बहुत अंधाधुंध उपयोग करते हैं, शोषण करते हैं, तो पूरे विश्व को इससे नुकसान होता है। मैं आ रहा हूं साउथ अमेरिका पे, साउथ अमेरिका पे, ब्राजील पे अमेजन जंगल है, ये विश्व का फेफड़ा है, विश्व के लिए सांस लेते हैं। करीबन 20% ऑक्सीजन जो है वहां यहां से जनरेट होती है। अब आप बताएं कि अब क्या हो रहा है वहां पर? इनको आग लगा दी गई, आग, बहुत सारा इलाका खत्म हो गया। जब ऐसी चीजें होंगी तो भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन परत में डिप्लीशन ऑलरेडी हो चुका है न्यूजीलैंड के ऊपर, लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है,
पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भूमि खराब हो रही है, भूमि निम्नीकरण कहते हैं उसको। तो आज ये समझ लीजिए कि अगर हमें ये सब पता चल जाए, और पता हम कर जानते हैं क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, तो इन सबको करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक, विवेकपूर्ण तरीके से इन सबको यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, एक शब्द आया जिसको मैं आगे भी बताऊंगा। ये इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसे कहेंगे सतत पोषणीय विकास। तो ऐसी बात आ गई कि आप बहुत सोच समझ के पर्यावरण का उपयोग करिए, पर्यावरण का उपयोग करिए, और उसके बाद जब पर्यावरण का आप उपयोग करेंगे तो इतना करिए कि आप हो गए, आपके बच्चे आएंगे, फिर इनके भी बच्चे आएंगे, आप तो उपयोग करके चले गए, इन लोगों का क्या होगा, लगता है आपके बेटे ने भी यूज कर लिया, फिर उसके बेटे का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा, आगे तो पीढ़ी बढ़नी है ना। तो उपयोग इतना करें और उस समझदारी से करें कि आगे की जनरेशन भी उसे यूज कर सके। इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास, इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हुआ ये सब चीजें जब लोगों के दिमाग में आई तो रियो डी जेनेरो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ पहली बार 1992 में हुआ। यहां पर विश्व के जितने भी राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, मतलब देश के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सब मिले, आए, उन्होंने देखा कि देखिए ये सब जो गड़बड़ी हो रही है, लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं और इससे विश्व में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। क्या किया जाए इसके लिए? मिले, उन्होंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बात की, सब चीजें समझ में आई उनको, और उसके बाद उन्होंने 21 एजेंडा 21 के नाम से एक बात बनाई, एक एजेंडा तैयार किया। और ये एजेंडे का में वो सारी चीजें रखी गई जिससे जो भी मैंने आपको नाम लिया अभी, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो आपकी प्रदूषण हो, सब चीजों से निपटना है। साथ में पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंचानी है, जो गरीबी और रोग है इसके कारण जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको हमें हटाना है। तो एजेंडा 21 में ये सारी चीजें तय की गई, ये सारी चीजें तय की गई। संसाधन नियोजन, यानी कि हम जब प्लानिंग की बात करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग की, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश में बहुत अधिक संसाधन है और वो विविध है, मतलब अलग अलग तरीके के संसाधन हमारे पास है। और जहां पर संसाधन बहुत सारे होते हैं वहां पर इनका प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, इनका नियोजन बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं बहुत ज्यादा चीजें हैं, यानी कहीं कुछ संसाधन बहुत ज्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों इलाकों में खनिज और कोयला काफी मात्रा में है। यहां पर खनिज और कोयला काफी मात्रा में है। यहीं पर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो यहां जल संसाधन बड़ी मात्रा में है, काफी प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जो इसके विकास में, अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है, यहां पर जल संसाधन काफी है लेकिन इनके विकास नहीं किया गया है। राजस्थान की तरफ आ जाए तो पवन और ऊर्जा, यानी जो सौर ऊर्जा है, वो बड़ी अच्छी है यहां पर, यानी कि ये संसाधन यहां बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। लद्दाख को चले जाएं तो वहां पर आपको शीत मरुस्थल मिलेगा, यानी कि विंटर डेजर्ट है। तो वो थोड़ा सा वहां पर जो आप संसाधनों की बात करते हैं उसकी कमी है। जैसे मैं कह रहा था, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कम है। तो हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास जो नवकरणीय है, अनवीकरणीय है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन इनका राष्ट्रीय लेवल पे, इनका प्रांतीय लेवल पे और प्रादेशिक और बल्कि लोकल लेवल पे इनका प्लानिंग बहुत जरूरी है। संसाधन को नियोजन करना, उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक तरीके से उनकी पता लगाना, उसको निकालना और उसका उपयोग में लाना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो भारत में जो संसाधन नियोजन होता है, वैसे ये बड़ी एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन यानी कि प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहली चीज तो यह है कि आपको पता लगाना पड़ता है, यानी अलग अलग प्रदेशों में जाके, अलग अलग प्रदेशों में वहां, क्योंकि ये पहले ही आइडिया रहता है, जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये वहां पर जाना, वहां पता करना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता है, बाकायदा सर्वे होता है, उसके मानचित्र बनाए जाते हैं, GIS मैपिंग होती है, और जो संसाधन है उनकी मात्रा कितनी है कहीं पर, और उनकी क्वालिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर एक संसाधन मिला, यहां पर एक संसाधन मिला, दोनों संसाधन यहां पर है, यहां पर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, यहां पर क्वालिटी अच्छी है, तो आप कहां पर नियोजन करेंगे, प्रबंधन कहां करेंगे?
यानी प्लानिंग में आप यहाँ का संसाधन पहले यूज करेंगे। दूसरी चीज अगर आती है यहाँ पर कि आप यहाँ भी संसाधन है, यहाँ भी संसाधन है, लेकिन यहाँ का संसाधन की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ की क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो आप इस तरफ जाएंगे। ये इसका कहने का मतलब है। दूसरी बात यह है कि आप जो भी लेटेस्ट जो भी प्रौद्योगिकी या आप कहें टेक्नोलॉजी साइंस ला सके, इसके अलावा आपको साथ में स्किल भी चाहिए, क्योंकि ये सब काम जो है संसाधन को उसका एक्सप्लॉयटेशन करना या फिर उसको यूज करना, उसके लिए कौशल चाहिए और एक संस्थागत ढांचा चाहिए, एक प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए। जैसे मैंने बताया कोल इंडिया हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या सौर ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, संस्था है, वो सारी हमें चाहिए होगी। फिर अब हो क्या रहा है कि यहां पर कुछ चल रहा है देश में कुछ और, जैसे कानून, एक सेंट्रल मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री हैं, और मान लीजिए कोयले के मंत्री हैं, खनिज पदार्थ के मंत्री, उन्होंने कुछ कहा, और यहां पर जो स्टेट है वो गवर्नमेंट कुछ और है, वहां के अलग मंत्री है। अब इनमें समन्वय बिठाना, ये जो कह रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, या इन दोनों के बीच में एक हार्मनी बिठाना, समन्वय बिठाना, ये भी एक बहुत जरूरी बात है, और ये भी एक संसाधन नियोजन का एक सोपान है, यानी कि एक स्टेप है। तो जब भारत को स्वाधीनता मिली उसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं चली, उस पंचवर्षीय योजना में ये सब चीजें हुई, और इसके लिए इस नियोजन के लिए, संसाधन नियोजन के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जैसे मैंने बताया कि सबसे जरूरी चीज ये है संसाधन के लिए, केवल संसाधन का होना जरूरी नहीं है, वहां उसको निकालने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, उसको जनता के लिए अवेलेबल बनाने के लिए आपको प्रौद्योगिकी चाहिए, संस्थाएं चाहिए। कई जगह ऐसी है जहां पर संसाधन बहुत है, और कई जगह ऐसी है जहां पर संसाधन नहीं है, लेकिन वो भी समृद्ध क्षेत्र है। आप यहाँ पर आइए पंजाब के, आप आइए यहाँ पर दिल्ली में, दिल्ली और पंजाब में देखिए कि संसाधन थोड़े कम है, लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र है ये काफी बाकी क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से बहुत ज्यादा है, आगे है। ऐसे जम्मू कश्मीर भी है, यहाँ पर भी बहुत सारी कम चीजें मिलती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत आगे है इस मामले में। इसके अलावा उपनिवेश जब हुआ, जब हम लोग कॉलोनी बने, तो आप देखें कि जो लोग आए, जिन्होंने हम पे राज किया, उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये कोशिश की कि जो जगह है, जो प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर संसाधन प्रचुर मात्रा में है, वहां पर वो आकर्षित हुए और उन्होंने संसाधनों का बाकायदा यूज किया। उनके पास प्रौद्योगिकी थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने इन जगहों का उपयोग किया और फिर हम पे राज किया। तो कोई भी, आप देखें किसी भी प्रदेश के, किसी भी क्षेत्र के विकास में कौन कार्यरत होता है? हम लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन इसके साथ अगर संसाधन का उपयोग किया जाए, उसका विकास किया जाए, तो ये भी उस देश प्रदेश को बहुत आगे ले जाता है, इसको बहुत आगे ले जाता है। तो फिर से मैं यही बात कहूंगा कि संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना, मानव संसाधन की गुणवत्ता, और जो हमें हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसलिए मैंने ये उपनिवेश की बात की, ये जो ऐतिहासिक चीजें रही हैं, वो सब चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं। और ये नियोजन, प्रबंधन किसका? संसाधन का, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक चीज आती है संसाधनों का संरक्षण। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास तो ये सामान है, मान लीजिए हमको यहां पर खनिज मिल गया तो सारा का सारा निकाल लीजिए और यूज कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का भी निकाल लीजिए, बिहार, झारखंड, जहां जहां मिल रहा है सब जगह से निकाल लीजिए। लेकिन क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसे हम कहते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण का मतलब यह होता है कि कॉन्जर्वेशन, कोई भी चीज जो संसाधन के नाम पे हो आप जिसे समझते हैं, उसका विवेकहीन उपयोग आप नहीं कर सकते, उसको आप अंधाधुंध यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इन सब चीजों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। पुराने जमाने से जो चीज चली आ रही है उस पर कई लोगों ने यह बात उठाई। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि देखिए, आपका पेट भरने के लिए हमारे पास रोटी है, आपकी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमारे पास जरूर चीजें हैं, लेकिन किसी का लालच हो, किसी की ग्रीड हो, उसकी संतुष्टि के लिए हमारे पास नहीं है चीजें। आपका पेट तो भर देंगे हम, लेकिन आपकी पेट ही नहीं भर सकते हैं, गांधी जी ने कहा। इसका मतलब कि अगर आप लालची बनके, अगर आप आज स्वार्थी बनके, आप प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आप चीजें खराब कर रहे हैं, केवल यूज नहीं कर रहे हैं, आप खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही लोगों को, इस देश को, इस पूरी धरा को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो मैंने बात कही ना, वहां से कहां से शुरुआत हुआ? लोग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बातें जो जहां से आई, तो संसाधन संरक्षण यानी कि जो रिसोर्स
कॉन्जर्वेशन है उसकी वकालत शुरू की थी 1968 में क्लब ऑफ रोम से यहां की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1974 में शूमेसर, इन्होंने एक किताब लिखी स्माइल इज ब्यूटीफुल, और इन्होंने जो गांधी जी ने कहा था उसी बात को और प्रगाढ़ किया, पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट एक वैश्विक स्तर पर आई और उन्होंने बताया कि संसाधन संरक्षण, कंजर्वेशन कितना जरूरी है। इस रिपोर्ट में एक शब्द आया सतत पोषणीय विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी अवधारणा, इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की बाकायदा वकालत की गई। उसके बाद यह रिपोर्ट बाकायदा एक किताब के रूप में, जो किताब का शीर्षक था साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, इसके नाम से प्रकाशित हुई। और इन सब के बाद, क्योंकि यह संरक्षण इतना ज्यादा जरूरी हो गया और आज भी इतना जरूरी है कि बाकायदा इसके लिए पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ये इन्हीं सब आधारों पर हुआ, ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में 1992 में। जमीन की जब हम बात करते हैं, भू संसाधन की बात करते हैं, तो जमीन तो हर चीज के लिए है, हर चीज इस पे होती है, सारे क्रियाकलाप हम इस पे करते हैं। अच्छा आप बताइए, प्राकृतिक वनस्पति कहां उगती है, वन्य जीवन कहां पाया जाता है, मानव जीवन कहां है, आर्थिक क्रियाएं कहां होती है, परिवहन, गाड़ियां कहां चल रही हैं, संचार व्यवस्थाएं कहां पर है, सब जमीन पे है, सब भू संसाधन पे है। लेकिन भूमि सीमित है, कम है। हमारा पूरा देश ले ले तो पूरे विश्व का केवल 2.4% है हमारे पास। तो ये संसाधन क्योंकि सीमित है, इसलिए जरूरी ये बन जाता है कि इस जमीन का हम सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें। हिंदुस्तान में बहुत सारी भू आकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है। हम 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक लैटिट्यूड में आते हैं। इसी तरीके से 30 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है, यानी कि अक्षांश देशांतर हम काफी फैले हुए हैं। इसलिए हमारे पास सारी चीजें हैं। 43% मैदान है, पर्वत 30% हमारे पास पर्वत है, 27% पठार है। ये सारी चीजें हमारे पास है। इसका मतलब कि इन चीजों का या ये क्षेत्रों का, इन जमीनों का, इस भू संसाधन का उपयोग हमें विवेक से करना है, समझदारी से करना है। तो भू उपयोग या जमीन का उपयोग किस किस तरीके से हो सकता है, इसको जरा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक शब्द आने वाला है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वो होती है जिस भूमि को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, उस पे कल्टीवेशन या क्रॉप उगाई जा चुकी है और अभी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई है, तो उस फर्टिलिटी को दोबारा हासिल करने के लिए प्रति जमीन, इसको कहते हैं फैलो लैंड, जिसको छोड़ दिया गया। तो भू उपयोग, ये समझिए कि जो भू संसाधन है, हमारा जो लैंड रिसोर्स है, उसका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहले वन लगाने के लिए फॉरेस्ट होते हैं। कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है, ऐसी जमीन हो सकती है जिसपे कृषि नहीं की जा सकती, जैसे बंजर भूमि है, या ऐसी भूमि जिसपे कृषि हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से कृषि के अलावा गैर कृषि प्रयोजन, यानी बगैर कृषि से रिलेटेड, कृषि के अलावा जो ऐसी जमीनें जो वहां लगाई गई, मतलब इन कृषि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई है, जैसे इमारत कहीं बनी है, सड़क कहीं है, उद्योग कहीं है, इस तरीके से कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यहाँ इसके उद्देश्य यहाँ हो सकते हैं। प्रतिभूमि के अतिरिक्त, प्रतिभूमि मैंने बताया आपको, इसके अलावा और भी कृषि अयोग्य भूमि होती है जिनको हम चारागाह के रूप में, गोचर के रूप में, यानी कि जानवर वहां जाएंगे, अपना चारा चरेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे वृक्ष हैं, फसल है, उपवन है, इसके अधीन भूमियां आती हैं। इसमें वो क्षेत्र भी है जहां बाकायदा कल्टीवेशन हुआ है, क्रॉप बोई गई है, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र ये कहलाते हैं। और कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 साल से अधिक खेती नहीं हुई है, ये आप हो गए। ये सारे प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि के बारे में मैंने बताया। अब आते हैं प्रतिभूमि पे। वर्तमान प्रति, जो आज 1 साल या 1 साल से कम जिसमें खेती ना की गई हो, फैलो लैंड वर्तमान प्रतिभूमि। इसके अलावा वर्तमान प्रतिभूमि जिसमें 1 से 5 वर्ष तक कृषि नहीं की गई हो, पुरातन प्रति इसको कहते हैं। इसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहां पर वाकई में बुआई हुई है। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध, ये जो शुद्ध निवल बोया गए क्षेत्र के साथ आप जोड़ दें तो इसे हम सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसको समझाता हूं। मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पर आपने गेहूं उगा दिया, ये एरिया है आपने बाजरा उगा दिया, और ये है जहां पर आपने 3 क्रॉप एक साथ उगाई। 3 कोई भी क्रॉप हो सकती है एक ही साल में। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 + 1 + 3, एक यहाँ पर 1 है, 1 क्रॉप, यहाँ पर 1 क्रॉप, यहाँ पर 3 क्रॉप। इसको हम जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर आपने शुद्ध एक चीज बोई, यहाँ शुद्ध एक चीज बोई,
इसे हम कहते हैं शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। जब इसके साथ आप ये ऐसी जगह जोड़ देते हैं जहां पर 3 खेती की गई एक ही साल में, तो इस 3 को जोड़ दिया जाए तो इसे हम कहते हैं सकल कृषि क्षेत्र। ये 5 हो जाएगा, इसे 5, ये नंबर 5 हो जाएगा। यहां पर मैं आपको जरा इसको डायग्राम से समझाऊं, ये पाई चार्ट कहते हैं इसको। ये भू उपयोग, जमीन का जो उपयोग हो रहा था 1960-61 में है, और ये 2008-9 में जो हमारे पास अवेलेबल आंकड़े हैं, तो यहां पर वन, ये वन है यहां, और वन थोड़े से बड़े हैं। इसी तरीके से ये बंजर और कृषि अयोग्य भूमि है, थोड़ी ये कम हुई है। यहाँ पर आपका गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत जो जमीन है वो है। ये स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि है। ये अलग अलग जो वृक्ष है, फसल और उपवनों के अंतर्गत जो जमीन आती है। यहाँ पर ये कृषि योग्य बंजर भूमि है। ये आपकी परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती है। ये वर्तमान परती है ये वाली, और ये जो आप नीला देख रहे हैं ये तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है, जो मैंने आपको बताया जहां वाकई में बुआई हुई है। इसके साथ वो भी जोड़ दे, जहां एक बार एक से ज्यादा बुआई हुई है तो उसे हम सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं, सकल कृषि क्षेत्र। तो भारत में जो हमारे अलग अलग भू उपयोग है उसका क्या प्रारूप है? भारत में जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जगह पे, क्योंकि आकृति अलग है, जलवायु अलग है, जमीन अलग है, मृदा अलग है, जनसंख्या घनत्व अलग है, प्रौद्योगिकी की क्षमता अलग है, संस्कृति अलग है, परंपराएं अलग है, ये सारी चीजें अलग हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो भू उपयोग हो रहा है वो भी अलग अलग है। ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि जमीन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और क्या उद्देश्य है उसका। भारत का जो कुल क्षेत्र है, भारत का जो कुल अगर मैं क्षेत्र बताऊं, यानी कि जो उसका पूरा एरिया बताऊं, तो 32.8 32.8 लाख वर्ग है। लेकिन इसमें 93% ऐसे भाग हैं जिनका हमारे पास आंकड़ा अवेलेबल है, क्योंकि कई जब भाग ऐसे हैं जहां पर तो पहुंच नहीं पाया गया है, बहुत ही रिमोट है। इसके अलावा कई जमीन जो है वो पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, तो उनका हमें सर्वेक्षण अभी नहीं मिल पाया है। इसलिए आप देखें कि हमें 93% हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो जो स्थानीय चारागाह है उसके अंतर्गत जमीन जरूर कम हुई है, जैसे आपने उसके पाई चार्ट में भी देखा, और भी चीजें इसमें चेंज हुई है। और जैसे मैंने बताया कि जो भूमि है इसमें 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार जब बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोई क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है, तब भी भारत का अगर कुल सूचित क्षेत्र है तो वो 54% हिस्से पर हम लोग खेती कर रहे हैं। केवल शुद्ध निवल नहीं, इसके साथ वो भी जोड़ दिया जाए जहां पर एक से ज्यादा बार खेती हो रही है, तो ये केवल 54% है, 54% है। तो हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में अलग अलग है जहां पर वाकई में बुआई हो रही है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती हो रही है। यहीं पर आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर या अंडमान निकोबार में चले जाएंगे तो वहां मात्र 10% जगह पे खेती हो रही है। 80% कहां पंजाब हरियाणा में, 10% कहां अंडमान निकोबार में। इसलिए विविधता है। तो हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इसमें वनों के अंतर्गत कितना एरिया आना चाहिए? 33%। यानी फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%, इससे ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे देश में ऐसा है नहीं, 20% करीब है ये। तो वन क्षेत्रों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी सोचिए, उनकी भी आजीविका इस वन से चलती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जमीन जिनका मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, वहां पर वो बंजर भूमि है या परती भूमि है, और बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, ये सब चीजें हम लगा रहे हैं या फिर इसका उपयोग कर रहे हैं। तो भू संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है, इसका प्रबंधन बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जमीन बहुत लिमिटेड है। इस पे काम करना, इसको यूज करना बहुत विवेकता से, बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। और अगर हम विवेकता से नहीं करेंगे, विवेकहीन होकर यूज करेंगे, तो भूमि का निम्नीकरण होगा, भूमि खराब होगी। निम्नीकरण का सीधा मतलब है भूमि आपकी खराब हो रही, जमीन खराब हो रही है। और संरक्षण उपाय, तो भूमि खराब हो रही है, पहले ये समझेंगे क्या किस तरीके से खराब हो रही है और इसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे। तो आज रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, मकान और कपड़ा, 95% ये जो चीजें आती हैं कहां से आती है? भोजन, कपड़ा, मकान कहां से आता है? ये आता है जमीन से। जितने भी हम काम कर रहे हैं वो जमीन से मैक्सिमम आते हैं, लेकिन फिर भी हम जो जमीन को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, जमीन की खराबी हो रही है, जमीन निम्न स्तर पे जा रही है, इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। तो हमारे देश में देखिए 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, मतलब खराब है।
इसमें 28% जो भूमि है वो निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है और 56% क्षेत्र जल अपरदित है। कुछ क्षेत्र है आपके लवणीय और क्षारीय। कहीं पर हम बहुत ज्यादा वन का उन्मूलन कर रहे हैं, वन हटा रहे हैं, बहुत ज्यादा पशुचारण कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, और इन सब कारणों से जमीन खराब हुई है। तो आपको मैं फिर से बताऊं कि 13 करोड़ हेक्टेयर, इतनी हेक्टेयर भूमि हमारी निम्नीकृत है। 28% इसमें जो है निम्नीकृत वनों में है। 56 जो है जल अपरदित है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यहां पर अगर जमीन है और यहां से पानी आ रहा है, तो अगर इसके ऊपर कुछ फॉरेस्ट कवर नहीं है या कुछ रोकने के लिए पानी का नहीं है, तो ये, या फिर जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो वो जमीन को पकड़ के रखते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो पानी बिल्कुल इस तरीके से नीचे गिर जाएगा, मतलब पानी इस तरीके से जाएगा और साथ में जो ऊपर की परत है उसको लेके चले जाएगा। इसी को हम कहते हैं जल अपरदित भूमि। और जहां पर जल ज्यादा होता है वहां पर और एक और चीज आती है इसमें, लवणीय और क्षारीय, यानी एसिडिक और बेसिक। ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा लवणीय होगा, ज्यादा क्षारीय होगा, ज्यादा सलाइन होगा, वहां पर आप चीजें नहीं उगा सकते, वहां पर खेती नहीं कर सकते। इसके अलावा आप पेड़ों को काट रहे हैं, जिसे वन उन्मूलन कह रहे हैं। बहुत ज्यादा पशुचारण हो रहा है, आप खनन कर रहे हैं या फिर जमीन को खोद रहे हैं ताकि आप खनिज वगैरह निकाल सके। तो इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो भारत का जो बंजर भूमि है, 2000 की मैं बात बताता हूं आपको, कि इसमें जल द्वारा अपरदित क्षेत्र, मतलब जो जल ने जिसे जमीन को ऊपर के परत को हटा दिया है या ले गई है, वो आपकी 56% है बंजर भूमि अगर देखा जाए तो। वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र, मतलब वन भी खराब करते हैं जमीन को, ऐसी बात नहीं है। निम्नीकृत क्षेत्र ये हो गया। 6% आपका लवणीय या क्षारीय है, वहां आप उपयोग नहीं कर सकते। और जो हवा जब जमीन को लेके जाती हो, आपने देखा होगा धूल भरी आंधियां चलती है, तो वो जमीन जहां पर बहुत सारी धूल चलती है, हवा चलती है, वो ऊपर का जो एरिया है उसको लेके चली जाती है। यानी कि एक्चुअल जो हमारी फर्टिलिटी या फर्टाइल जमीन है वो चली जाती है, उड़ जाती है। हम बात कर रहे थे भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण के जो उपाय हैं। तो जैसे आप माइनिंग करते हैं, जैसे जब खनन होती है, खदानें बनती हैं, तो ये एरिया मान लीजिए ऐसा है और इसमें खदान बनाई गई, ऐसे इसमें गड्ढा खोदा जाता है, फिर इसकी जो मिट्टी है वो बाहर की तरफ निकाली जाती है। लेकिन ये जो खाइयां बनाई गई है और ये जो मलबा छोड़ा गया है, इसको खुला छोड़ दिया जाता है। यानी कि ये काम तो हो गया, उसके बाद इसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो इस कारण से झारखंड, इस कारण से छत्तीसगढ़, इस कारण से मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जो उड़ीसा जैसे क्षेत्र है, राज्य है, वहां पर एक तो क्योंकि ये खदान बनानी है या यहां पर जगह मिलनी है, तो इसके यहाँ के ऊपर जो भी पेड़ वगैरह है वो हटाने पड़ेंगे। तो वन उन्मूलन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, इसके कारण जमीन का निम्नीकरण हो रहा है, जमीन खराब हो रही है। ऐसी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो राज्य है, यहां पर बहुत ज्यादा पशुचारण होता है। यानी कि जो जानवर है वो घास या पेड़ पौधे खाते हैं, बहुत ज्यादा एरिया है, और जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। यहीं पर बात करें पंजाब की, हरियाणा की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इन इलाकों की, तो यहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई हो रही है, और बहुत ज्यादा सिंचाई से भी जो जल आक्रांतता हो जाती है, उसके कारण जमीन खराब हो जाती है। अब जल आक्रांतता क्या होती है? मान लीजिए ये आपका ये पेड़ है, ये इसके रूट्स है, बहुत ज्यादा पानी आएगा तो ये रूट गलेंगी, साथ में जितने भी आपके यहां पर मिनरल और ये सब चीजें चाहिए पेड़ों को जमीन से या पौधों को जमीन से, वो पानी में मिल जाएगी। इससे पानी में जो लवणीयता है और क्षारीयता या एसिड और बेस है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से नुकसान हो रहा है इन इलाकों में अलग अलग कारणों से। यहां पर किस कारण से हो रहा है? क्योंकि ये वन का उन्मूलन हो रहा है, पेड़ों को हटाया जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? जैसे गुजरात, राजस्थान का मैंने एग्जांपल लिया, यहां पर बहुत ज्यादा पशुचारण हो रहा है, बहुत ज्यादा पशु चराए जा रहे हैं, मतलब जिस इलाके में नहीं चराना चाहिए वहां भी चराए जा रहे हैं। यहां पर बहुत ज्यादा आपके पानी के कारण या कहें कि सिंचाई के कारण नुकसान हो रहा है, जलाक्रांतता के कारण।
और इसके अलावा जैसे खनिज जब निकालते हैं या उसकी जो प्रक्रियाएं होती है, खनिज मतलब मिनरल्स और ओर्स वगैरह निकाले जाते हैं, तो और खासतौर पे जब सीमेंट उद्योग है उसमें जो चूना पत्थर है उसको पीसते हैं। और जो मृदा बर्तन उद्योग में क्या करते हैं, वहां चूने को, जो खड़िया मृदा जिसे हम कहते हैं, उसको सेल खड़ी के साथ मिलाते हैं, मतलब उसका प्रयोग होता है। और उससे क्या होता है कि क्योंकि चूना देखिए, जरा सा चूना देखिए, हल्का सा हवा आएगी चूना उड़ जाएगा, और उड़ेगा तो इससे क्या होगा कि वायुमंडल में धूल की तरह विसर्जित होगी। ये सब जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वायुमंडल में धूल की तरह ये आपके वायुमंडल में समा जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये ठहरेगा, जब ये धूल ठहरेगी जमीन पे, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, चूना आ जाएगा और सेल खड़ी आ जाएगी, जिसके कारण जो पानी आना है, पानी को जज्ब करने की जो मृदा की, जमीन की शक्ति है वो कम हो जाएगी, ये पानी सोखना कम हो जाएगा। तो इस कारण से एक और चीज इसमें देखिएगा कि अगर यहां पर एक इंडस्ट्री है और वो पानी इस तरीके से बहाती है अपना जो भी बचता है, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका अपशिष्ट इसको नहीं किया गया हो तो जल प्रदूषण होता है, बहुत सारे केमिकल रसायन इससे निकलते हैं, तो इसको अगर क्लियर ना किया गया, परिष्कृत नहीं किया गया, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके उपाय क्या है, ये सब जो नुकसान हो रहे हैं इसका उपाय क्या है? एक तो यह है, जहां धूल उड़ती है, जहां पर हवा बहुत आती है, वहां पर पेड़ों की ऐसे बेल्ट लगा दी जाए। पेड़ क्या करेंगे, हवा के वेग को रोकेंगे, तो इसे हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। इसी तरीके से जो पशुचारण हो रहा है इन इलाकों में, यहां पर पशुचारण को नियंत्रण किया जाए, मतलब वही इलाके में पशुचारण हो जहां उसके लिए एक जगह निर्धारित है। और रेतीले टीले जो है, क्योंकि हवा आती है, रेत को उड़ा ले जाती है, तो यहां पर अगर घास उगाई दी जाए, कटीली घास उगा दी जाए, तो फिर ये जो धूल और ये रेत उड़ती है उसको बचाया जा सकता है, और भूमि कटाव भी इससे रुकता है यहां पर। इसी तरीके से बंजर भूमि है उसका प्रबंधन ठीक से किया जाए, ये जो खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, इस पर नियंत्रण किया जाए। और जो औद्योगिक जल यहां से निकल रहा है उद्योगों से, इसको पहले साफ किया जाए, क्लीन किया जाए, उसके बाद इसको पानी या किसी भी जगह छोड़ा जाए, ताकि जब ये एक्चुअल जगह मिले तो इतना साफ हो कि इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। परिष्करण बहुत जरूरी है, साफ करना, रिफाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक, जो सवाल बहुत बनते हैं इससे, वो है मृदा संसाधन। मृदा मतलब सीधा मतलब समझ लीजिए कि मिट्टी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिट्टी की। तो जैसे हमने बताया था कि जो मृदा है वो नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, मतलब हमको प्रकृति यानी कि नेचर हमें ये देता है, मृदा, मिट्टी, और ये नवीकरण भी हो जाता है इसका। लेकिन इसको बहुत बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर गहरी मृदा को बनने में, 1 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और ये जमीन, मिट्टी, जो पौधे आप उगाते हैं वो इस मिट्टी पे उगते हैं, और वहीं से इनको पोषण मिलता है, वहीं से उनको, देखिए, जमीन हो गई, आपकी सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गए, उसी से तो पौधे अपना खाना बनाते हैं, जो हम भी खाते हैं। तो मृदा एक जीवन तंत्र है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो जिसके पास जिंदगी है, वो चलता रहता है। अब मृदा बनती कैसे है? मृदा बनने के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक उच्चावच हो गया, जनक शैल हो गया, सस्तर शैल हो गया, जलवायु, वनस्पति और जो जैव पदार्थ है वो बहुत सारे इसके कारक है। जैसे आप देखिए, अगर एक पेड़ गिर जाता है या कोई पशु मर जाता है, तो वो अल्टीमेटली बहुत कुछ समय बाद उसमें मिट्टी बन जाती है, वो मिट्टी की तरह बन जाता है, तो वहीं से आपकी मृदा पैदा होती है, और वो मृदा काफी उपजाऊ होती है, अच्छी होती है। और ऐसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए यहां पर इस तरीके से पत्थर है और यहां से पानी आ रहा है और हवा आ रही है, तो पानी और हवा क्या करते हैं कि इसके छोटे छोटे बहुत छोटे माइक्रो, बहुत आप देख नहीं पाएंगे इनको, बहुत छोटे छोटे कण को लेके जाती है, और इसको ये हवा भी लेके जाती है। फिर ये इसको कहीं डिपॉजिट करती है, जाके जहां डिपॉजिट करती है, जहां इसका निक्षेपण होता है, वहीं पे मृदा बनती है। मतलब यही मृदा का रूप होता है। ये बहुत सालों, लाखों सालों का प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। तो अगर आप देखें कि तापमान परिवर्तन हो रहा है, और ये जो जल, जैसे मैंने बताया, पानी की क्रिया है, हवा बह रही है, पवन हमें कहते हैं, ऐसी हिमनदी यानी कि ग्लेशियर्स हो गए, और जो अपघटन है, इरोजन है, ये सारी चीजें मृदा को बनाते हैं। मतलब मिट्टी कहां से बनती है? मिट्टी बनती है पत्थरों से। इन पत्थरों से तो बन रही है, इन शैलों से तो बन रही है, और इन शैलों से कटाव होके, या फिर जो जैसे हमारा देहांत होता है, या कोई भी ऐसे जीवंत या जैविक कहे वनस्पति का या
जीव जंतु का निधन होता है, तो जिनका निधन होता है वो अल्टीमेटली मिट्टी बन जाते हैं, अल्टीमेटली मिट्टी बनते हैं, थोड़ा समय लगता है। तो यहां पर बहुत सारे रासायनिक और जैविक परिवर्तन हो रहे होते हैं। और मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैसे मैंने कहा कि वनस्पति से भी बन रही है, जीव जंतु से भी बन रही है, इन पत्थरों से भी बन रही है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है जो एक मृदा को बनाते हैं, एक मिट्टी को बनाते हैं। आप कभी भी आप बाहर निकलिए, आप जो मिट्टी देखें, आप देखेंगे कि वो मिट्टी कहां से बनी है, उसको सालों साल लग गए हैं, बहुत एक ऐसे नेचुरल प्रोसेस से बनती है। तो अब मृदा जिस तरीके से बन रही है, अब किसी जगह कई अलग अलग पत्थर होंगे, कई जीवाश्म से बन रही है, तो इससे क्या होता है कि हर जगह की मृदा अलग होती है। आपको कहीं रंग उसका अलग मिलेगा, कहीं उसकी गहराई अलग मिलेगी, कहीं गठन अलग मिलेगा, कहीं उसकी आयु अलग मिलेगी, और उसका जो केमिकल और फिजिकल कॉम्पोजिशन है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक और भौतिक गुण, ये भी अलग होते हैं। तो अगर हम मृदा को पढ़ना चाहते हैं, मृदा के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूरी ये हो जाता है हम उसका वर्गीकरण कर दें, क्योंकि एज अ होल मृदा को पढ़ना इतना आसान नहीं होगा। तो जरूरी है कि हम उसका वर्गीकरण कर दें, मतलब उसको डिवाइड कर दें। तो हमारे देश में उच्चावच एक शब्द आया था, इसमें उच्चावच मतलब था रिलीफ, मतलब पहाड़ इस तरीके से है या इस तरीके से है या ऐसा है। तो यहां पर रिलीफ सबसे ज्यादा है, यहां थोड़ी कम है और ये सबसे कम है। रिलीफ मतलब होता है कि जो ग्रेजुअल चेंज होता है हाइट में, ऑल्टीट्यूड में, ग्रेजुअल जो स्लोप है ना, जिसे ग्रेजुअल स्लोप कहते हैं, और इसको इसके रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं। तो बस आप समझ लीजिए कि ऊंचाई जिस तरीके से इसका स्लैंट एंगल समझ लीजिए, इसको हम रिलीफ कहते हैं। तो जितना ज्यादा रिलीफ होगा उतना ज्यादा आपका इरोजन होगा, जितना कम रिलीफ होगा उतना कम इरोजन होगा। उस हिसाब से आप देखेंगे अलग अलग भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां आपको मिलेगी, उच्चावच भी मिलेगी, और अलग अलग मृदाओं का विकास हुआ है इसके कारण। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मृदा की परिच्छेदिका, यानी अगर आप यहां पर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, यहां खड़े हैं, तो सब जिस पे आप खड़े हैं उसे हम कहेंगे ऊपरी स्तर की मृदा। ये ऊपर वाली मृदा है, थोड़ी सी ढीली होती है, इसीलिए हवा और पानी इसको लेके जा सकती है। जो मैंने यहां पर बताया, हवा और पानी जो है इसको लेके जा सकती है। इसके बाद नीचे आती है उपमृदा अपक्षयी चट्टाने, जिसमें बालू, गाद, जिसे हम सिल्ट भी कहते हैं, गाद मतलब अगर मिट्टी में आप पानी मिला दें तो जो बनता है ना, कीचड़ जिसे हम कहते हैं, गाद, वही मान लीजिए, और मृत्तिका। इसके बाद नीचे आता है अध स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने, यहां पर आपको चट्टाने मिलेंगी। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां गहरे आपको ग्रेवल्स मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, अपक्षय रहित आधारी चट्टाने। तो अपक्षय मतलब इनका हटना, इनका इरोजन होना। तो इस हिसाब से ये अलग अलग लेवल्स है, और इन्हीं लेवल के हिसाब से आप देखेंगे कि जब हम यहाँ खुदाई करते हैं तो यहाँ हमको पानी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेवल्स है इस जगह पे, तो पानी नीचे आके यहाँ पर जमा होता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर या वाटर लेवल कहते हैं। तो सबसे पहले जो जमीन आती है वो है जलोढ़ मृदा। अब ये जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ का मतलब है कि जल से रिलेटेड है, वाटर से। तो जो जल से लाई गई हो, या जल इसका मेन स्रोत हो लाने का या बनाने का, तो ये मृदा बहुत जगह फैली हुई है, देश की महत्वपूर्ण मृदा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये जलोढ़ मृदा काफी जगह मिलती है। हमारे पास जो उत्तरी मैदान है, वहां पर वो जो उत्तरी मैदान बना है वो इन जलोढ़ मृदा से ही बना है। और ये कहां से आती है? जैसे मैंने कहा जल से आएगी, तो जल में कहीं ना कहीं आपकी नदियां आनी चाहिए। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र जो आपके रिवर सिस्टम है, इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, तो आप जलोढ़ मृदा जो हमारे यहाँ है उत्तरी मैदान में, उसमें आप सिंधु याद रखेंगे, आप गंगा याद रखेंगे, और उसके बाद गंगा किया जाए, और उसके बाद आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। इन रिवर सिस्टम के द्वारा जो पानी के साथ मृदा लाई गई है और निक्षेपण हुआ, यानी कि डिपोजिशन हुआ है, तो ये मृदा जो है यहां तक तो आई है। और एक संकरा रास्ता यहां पर है जहां से ये गुजरात और राजस्थान तक फैली है, इस जगह पे भी फैली है। और हम यहां पर आए, जैसे पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिम तटीय मैदान है या पूर्वी तटीय मैदान है, तो ये तटीय मैदान यहां पर इस इलाके की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर महानदी हो गई, यहां गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, यहां से भी ये भी अपने जलोढ़ मिट्टी लेके आते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट हो गया, और मृत्तिका, ये इसके अलग अलग अनुपात है, रेशियो है। जैसे हम नदी के मुहाने पर हैं और नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे हम जाते हैं अनुपात चेंज होता है। इसका मतलब यहां पर अगर नदी बह रही है
तो नदी के पास जो आपको मृदा मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, वो अलग होगी। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहां पर ये नदी बह रही है मान लीजिए, यहां पर आएंगे तो आपको अलग मिट्टी मिलेगी। तो इससे क्या होता है, मृदा के कणों का आकार बढ़ता है, मतलब यहां मृदा के कणों का आकार बड़ा होता है, एकदम जो नदी है उसके पास ये कम होता है। तो नदी के ऊपरी भाग जैसे ढाल भंग, इसके पास ये जो ढाल भंग है, यहां पर आपको मोटे कण वाली मृदा मिलेगी। और ऐसी मृदाएं जो है पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र जिसे कहते हैं, और तराई पर आपको आमतौर पर मिलेगी। तो कणों के जो आकार है, ये छोटा है या बड़ा है, ये इसके अलावा और मृदाओं की जो पहचान है वो उसके एज से भी होती है, आयु से भी होती है। तो आयु के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें जलोढ़ का, तो इसमें दो आती हैं। अब फिर से मैं बताऊंगा, ये नदी इस तरीके से बह रही है, तो जो नदी के आसपास बन रही है ना, जो बिल्कुल नई नई बन रही है, इसको हम कहते हैं नया जलोढ़, या इसको हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर, जो रिवर बेल्ट के एकदम पास में है। अब रिवर बेल्ट के थोड़ा दूर आ जाइए, यहां पर इसको हम कहते हैं बांगर। बांगर, या इसका नाम हम दूसरा दे सकते हैं, इसको हम पुराना जलोढ़ कहते हैं। बांगर, पुराना जलोढ़, जो थोड़ा नदी से दूर है, और खादर जो नदी के एकदम पास में है, या जो भी वाटरवेज है उसके पास में। तो जो बांगर मृदा है, जो बाहर की मृदा है, इसमें कंकड़, आपको छोटे छोटे कंकड़ इसमें काफी ज्यादा मिलेंगे। और अगर खादर में आए इस जगह पे, तो आपको कंकड़ तो बहुत कम मिलेंगे, बहुत बहुत महीन मृदा होगी, बहुत छोटी, मतलब कंकड़ बहुत छोटे छोटे महीन कण होंगे इसके। तो सबसे बड़ी बात आती है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि जो जलोढ़ मृदा है, ये बहुत बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें आप पोटैश, फॉस्फोरस और चूना, इसका आपको अलग अलग अनुपात मिलेगा। और यहां पर आप गन्ना, चावल, गेहूं और बहुत सारे ऐसे अनाज है और दलहन है, मतलब दालें, इसकी आप खेती कर सकते हैं। तो अच्छी खासी उपजाऊ है ये। तो यहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है, जहां जहां आप उत्तरी मैदान आप देखेंगे, यहां पर बहुत ज्यादा खेती होती है, और इसलिए यहां जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर सूखे क्षेत्रों की जो मृदाएं हैं, वो ज्यादा बेसिक होती है, या फिर कहें बहुत ज्यादा क्षारीय होती है। और अगर इसका सही से उपचार किया जाए इस क्षारीय मृदा का, तो इसमें हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसका इलाका जरूर दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको पता रहे कि जलोढ़ मिट्टी की कहां बात हो रही है। तो जलोढ़ मिट्टी यहां पर है। अब ये देखिए, एक छोटे से संकरे रास्ते से यहाँ पर गुजरात राजस्थान में भी है, इधर पे भी है। और ये पूरा इलाका देखिए, हमारा जो मैदानी इलाका है, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और जलोढ़ मिट्टी का कारण यह है कि यहाँ पर नदियां बह रही, 3 सिस्टम है, सिंधु, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। यहां से यूं ब्रह्मपुत्र आती है। तो यहाँ पर बांग्लादेश में भी है, लेकिन हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये इलाका जो है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं काली मृदा की। काली मृदा का नाम क्यों आया? आप देखें, ये इसका पहले जलोढ़ मृदा का चित्रण देख लीजिए आप। अगर आपको कभी ऐसी मिट्टी दिखाई दे जो आपको आमतौर पे उत्तर प्रदेश या इन इलाकों के मैदानों में दिखाई देगी, जहां पर बहुत ज्यादा खेती हो रही होगी, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब हम आते हैं काली मृदा पे। काली मृदा कुछ इस तरीके से दिखती है। काली मृदा का रूप इस तरीके से होगा जरूर, जो महाराष्ट्र के होंगे बाशिंदे वो इससे समझ रहे होंगे, उन्हें ये बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो इसका रंग क्योंकि काला है, इसलिए इसको हम काली मृदा भी कहते हैं, या इसे हम रेगर मृदा भी कहते हैं। यहां पर कपास की खेती बहुत बढ़िया होती है, उचित समझी जाती है, मतलब ये मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस मिट्टी को काली कपास मृदा, मैं पहला अक्षर लिख रहा हूं सबका, काली कपास मृदा इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये बनी कैसी है? ये माना जाता है कि जलवायु और जो जनक शैल है, उन्होंने काली मृदा बनने में बहुत ज्यादा आपका योगदान दिया हुआ है। और इस प्रकार की जो मृदाएं हैं, वो दक्कन पठार, अभी मैं इसका एरिया आपको दिखाऊंगा, दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र में से के उत्तर पश्चिमी भागों में आपको मिलेगा। और कहां से निकल के आया? ये लावा जो शैल, जो पत्थर बने हुए लावा वाले, लावा से जो पत्थर बने वहां से बनती है ये। तो महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा सौराष्ट्र, इसके अलावा मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं, यहां पर ये इसके छत्तीसगढ़ के पठार में ये मिलता है, ये जमीन आपकी काली मृदा। और दक्षिण पूर्वी दिशा में अगर आप आ जाएं, तो यहां पर गोदावरी और कृष्णा नदी की जो घाटियां हैं, यहां तक आपको ये जमीन मिलेगी। तो काली मृदा बहुत ही महीन कण, यानी कि मृत्तिका, ये जो मृत्तिका मैंने बताया था ना, बहुत महीन कण इसे हम कहते हैं, से बनी होती है।
और इसमें नमी मतलब मॉइस्चर धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कपास की खेती यहां पर होती है। इसके अलावा इस काली मृदा में आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और चूना ऐसे बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, वो इसमें आपको मिलेंगे। फास्फोरस की मात्रा थोड़ी सी कम होती है इसमें। और जब गर्मी आती है, जब शुष्क ड्राई सीजन होता है, तो देखिए इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये फट जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि ये हवा इसके अंदर अच्छी तरीके से घुस जाती है, तो हवा से इसका अच्छा मिश्रण हो जाता है। अब गीली जैसे ये होती है तो ये आपस में चिपक जाती है, फिर उसके बाद जब ये गीली हो जाती है तो इसको जोतना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी जब जुताई होती है वो कब होगी? जब थोड़ा सा पानी इसमें हो, यानी कि मानसून के प्रारंभ में जो वर्षा होने लगती है ना, तब इसकी जुताई होती है। तो काली मृदा के बारे में हमने जो बात की, मैं आपको दिखा देता हूं काली मृदा हमारे पास कहां है। ये काली मृदा का इलाका है, ये सारा काली मृदा का इलाका है। जैसे मैंने कहा सौराष्ट्र हो गया, और ये बाकी सब जो नाम लिए, ये हर जगह यहां पर इस जगह पे अवेलेबल है, इस जगह पे। तो ये काली मृदा का इलाका हो गया। इसके बाद हम आते हैं लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मिट्टी। तो लाल मृदा जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में जो रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। आग्नेय चट्टान मतलब होता है इग्नियस रॉक। वहां से ये लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कहां से आई है? रवेदार आग्नेय चट्टान, इग्नियस पत्थरों के पर कम वर्षा वाले भागों से विकसित हुई है। तो कहां कहां मिलती है ये मिलती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, इसके दक्षिणी छोर पर, और साथ में पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इसका भी मैं इलाका आपको दिखाता हूं। और ये मृदा जो है, जैसे मैंने बताया कि लाल रंग जो इसका आया है वो इग्नियस रॉक, रवेदार इग्नियस रॉक से, और जो चेंज होते हैं यानी कि रूपांतरित चट्टानों में जो लौह धातु है उसके प्रसार से हुआ है। और पीला रंग कहां से आया है? इसका पीला रंग आया है जल योजन से, इसके कारण होता है, इसलिए इसको लाल और पीली मृदा कहते हैं। इसका मैं जरा आपको इलाका दिखा दूं कहां कहां है ये। तो लाल और पीली मिट्टी, ये यहां पर देखिए, ये जहां जहां आपको धारियां दिख रही है, ये लाल और पीली मिट्टी है हमारी इस जगह पे, ये लाल और पीली मिट्टी है। फिर इसके बाद आती है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा कैसी दिखती है आपको? इस तरीके से दिखती है, और इस तरीके से हम मरुस्थली देखेंगे, मरुस्थली मृदा कुछ इस तरीके से होती है। तो लेटराइट मृदा के बारे में बात करें तो लेटराइट शब्द जो आया है वो आया है शब्द लेटर से, लेटर LATER। इसका मतलब होता है ईंट, गुम्मा जिसे कहते हैं। तो लेटराइट मृदा जहां पर ज्यादा तापमान हो, उच्च तापमान हो, और जहां पर बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, दो चीजें हैं, एक तापमान बहुत ज्यादा हो, अच्छा खासा हो, और जहां पर वर्षा ज्यादा हो रही हो, वहां आपको ये लेटराइट मृदा मिलेगी। तो ये भारी वर्षा से जो अत्यधिक निक्षालन, लीचिंग जिसे कहते हैं, उसका परिणाम है। तो लीचिंग मतलब ये होता है कि जब हम पानी बहुत ज्यादा होता है तो उसके कारण जो भी चीज न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में मिल जाते हैं, इसे लीचिंग कहते हैं। जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जब हम बात कर रहे हैं वो सब इसमें मिल जाते हैं, इसे हम लीचिंग कहते हैं, निक्षालन कहते हैं इसको। तो इसमें ह्यूमस की मात्रा इसलिए कम होती है, और क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है इसके कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लाइव कोई चीज अगर जैविक है, जीवाश्म जिसे कहते हैं, अगर उसको बैक्टीरिया खत्म करते हैं, क्योंकि तापमान ज्यादा है तो बैक्टीरिया इसे नहीं कर पाता। तो लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रसायन का हम इस्तेमाल करें तो हम आराम से इसमें खेती कर सकते हैं। ये कहां कहां मिलती है? ये मिलती है कर्नाटक में, ये मिलती है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा जिसे कहते हैं, और असम। इसके पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहां बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग करके, यानी कि आप अगर इलाकों में जाएं जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, वहां पर बाकायदा इसमें रसायन और खाद डाल के चाय और कॉफी इसमें उगाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, चाय और कॉफी इसमें उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लाल लेटराइट मृदाएं हैं उसमें क्या होता है? काजू। तो काजू कहां होता है? लेटराइट में। और कहां होता है?
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। और चाय कॉफी कहां होती है ये याद रखेंगे आप, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसको मैं जरा आपको दिखा दूं कहां कहां की बात हो रही है। ये लेटराइट मृदा है, कहां है ये देखिए, केरल, तमिलनाडु, बाकी ये छोटे छोटे इलाके हैं, यहां पर भी है, इधर भी है। बाकी इस इलाके में आ जाएं आप, यहां ये आपकी लेटराइट मृदा है, यहां पे असम के पहाड़ी क्षेत्र में है। अब आते हैं मरुस्थली मृदा पे। मरुस्थली यानी कि जहां पर बालू ज्यादा मिलती है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो जो मरुस्थली मृदा है उसका जो कलर होता है वो लाल रंग और थोड़ा भूरा होता है। लाल और भूरे को मिला दे तो इस तरीके से इसका कलर होता है, यहां पर देख पा रहे हैं लाल और भूरा आपको दिख रहा होगा। ये रेतीली होती है, इसमें ये लवणीय होती है, यानी कि ये एसिडिक होती है, लवण इसमें बहुत ज्यादा होते हैं और इसीलिए इनमें नमक की मात्रा, क्योंकि मैं जब लवण की बात करता हूं तो सैलिनिटी की बात करता हूं। सैलिनिटी का मतलब होता है नमक ज्यादा होना। तो वह यहां पर बहुत ज्यादा नमक इसमें जमीन पे मिलता है। और ऐसी बात करें तो ऐसे झील भी है यहां पर, जहां पर जैसे यहां पर जो झील है आपको याद होगा, यहां जो झील है उससे तो पानी वाष्पीकृत करके इससे नमक भी बनाया जाता है। तो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन मतलब जल का वाष्प बहुत ज्यादा होता है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जो जमीन है इसमें ना ह्यूमस ज्यादा होगा ना इसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा। अब इसके कारण क्या होता है कि जो मृदा है इसके नीचे यहां पर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की जो सतह है वहां पर चूने के कंकड़ आपको मिलते हैं। तो इस कारण से जो ये मृदा है, इसमें जल अतः स्पंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। मतलब पानी का अंदर घुसना, इनफिल्ट्रेशन अंदर घुसना, जल अतः स्यंदन कहते हैं जिसको, वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, पानी अंदर नहीं ज्यादा घुस पाता। लेकिन फिर भी इसको अगर सही तरीके से कृषि योग्य बनाया जाए तो कृषि की जा सकती है इसमें, जो पश्चिमी राजस्थान इलाके में हो रहा है। तो मैं आपको ये जगह दिखा दूं कहां कहां हमने बात की, कहां मिलती है ये। अब हम बात कर रहे हैं ये शुष्क, इन इलाकों की बात कर रहे हैं। ये शुष्क इलाका है जहां पर ये मिट्टी मिलती है। अब वन मृदा की बात करें, वन मृदा, अब ये जो मृदाएं हैं ये कहां मिलती हैं आपको? पहाड़ी इलाकों में। ये जो गहरा हरा है ना, ये गहरा हरा जो है ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है, जहां पर वर्षा वन उपलब्ध है, जहां वर्षा वन मिलेंगे। और क्योंकि ये मृदा, यहां पर्यावरण हाइट के साथ चेंज हो रहा है, जलवायु चेंज हो रही है, इसलिए आपको इसमें बदलाव दिखाई देंगे। जैसे आप नदियों की घाटी में आएंगे नीचे की तरफ तो यहां पर आपको दोमट और सिल्टदार मिट्टियां मिलेंगी। लेकिन जैसे आप ऊपर जाएंगे इसके कण जो है मोटे होने लग जाएंगे। हिमालय के जो हिमाच्छादित क्षेत्र है जहां पर हमेशा हिम या कहें स्नो रहता है, तो यहां पर इसका बहुत ज्यादा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है। इसके कारण जो ये अधिसिलिक यानी कि एसिडिक, या इसमें ह्यूमस नहीं होता है, एसिडिक हो जाता है और ह्यूमस नहीं होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में आ जाए, खासतौर पे जो विशेषकर जो नदी सोपान है या जलोढ़ पंख है, यहां पर मृदाएं जो है वो उपजाऊ हो जाती है, वन मृदा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है कि जो मृदा का अपरदन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, यानी कि अगर यहां मृदा है तो ये उठ के कहीं और जा रही है जहां नहीं जाना चाहिए और इसका बहाव हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। फिर से बताता हूं, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा के का बनना और जो अपरदन है वो साथ साथ चलती है, मतलब मृदा बन भी रही होती है, साथ में उसका अपरदन भी हो रहा होता है। लेकिन दोनों का संतुलन बिठाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम वन उन्मूलन कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, बहुत ज्यादा पशुचारण हो रहा है और हम खनन कर रहे हैं, निर्माण के इतने सारे काम कर रहे हैं, उसके कारण ये जो संतुलन है यानी इरोजन और डिपोजिशन, इसमें बहुत ज्यादा असंतुलन हो गया है। तो प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल ये मृदा अपरदन करते हैं। हवा, पानी और ग्लेशियर ये मृदा अपरदन करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं, इसी से मिट्टी भी बनती है। तो अब यह होता है कि बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बना देता है। आप देखिए कि अगर बहता हुआ जल है तो वो क्या करेगा कि चीजों को काटेगा, बहुत तेज अगर बह रहा है, तो जिसके कारण अवनालिका अपरदन होता है। अवनालिका मैं दिखाता हूं आपको, इसको आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहां से जब बहता हुआ जल आ रहा है तो ये बहुत तेजी से बहता है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसने अपनी जगह बना ली, इसी को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। अब ये नाली बनी है तो यहाँ की सब मिट्टी सब चली जाएगी। अब आप देखें यहां पर भी तो यही हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। यहां से मिट्टी जो है ये पानी बहा के ले जा रहा है, यहां पर भी जो ऊपर से पानी आ रहा है वो अपनी नालियां बना के या कहें अवनालिका बना के इसका अपरदन कर रहा है।
तो ऐसी भूमि जो है वो जोतने योग्य तो रहेगी नहीं, इसे उत्खात भूमि या हम बैड लैंड कहते हैं। बैड लैंड, क्या कहेंगे? बैड लैंड या फिर उत्खात, उत्खात भूमि। चंबल बेसिन अगर आप जाएं तो यहां पर आपको यहां पर खड्ड दिखाई देंगे, रवाइन, चंबल आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। और कई बार क्या होता है कि पानी जो है नीचे की तरफ बहता है ना, और हम क्या करते हैं कि जैसे ये पहाड़ है और हम इस तरीके से इसमें बना देते हैं तो पानी के साथ ही ये बह जाता है। लेकिन अगर इसी पहाड़ पे हम इस तरीके से बनाएं तो पानी थोड़ा सा रुकेगा। इसको हम शीट इरोजन, मतलब जो चादर अपरदन कहते हैं। मृदा यहां पर इस जगह पे मृदा, पानी जो है वो मृदा में जाके उसको लेके आएगा नीचे, इसे हम शीट इरोजन कहते हैं। आपका पवन भी है, हवा भी है, पानी भी है, ये भी जमीन को लेके जा रहा है, मतलब ये भी ऊपर की मृदा को लेके जा रहा है, बालू उड़ा रहा है या फिर धूल उड़ा रहा है। तो ये कृषि का ये गलत तरीका, ये जो आप देख रहे हैं ये गलत तरीका है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि हम हल को कुछ इस तरीके से चलाएं, यूं चलाएं और ऐसी वाहिका बना दें, यानी कि यहां पर हम वाहिका बनाएं इस जगह पे, और इससे क्या होगा कि अगर पानी आता भी है तो ये रुक जाएगा यहां पर, और थोड़ा सा इस तरीके से एक बेस बना दे तो पानी इस तरीके से आएगा तो यहां रुक भी जाएगा। तो इससे मृदा का कटाव कम होगा। जो ढाल वाली जमीन यहां देख रहे हैं आप, इसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसके लिए आपको कंटूर फ्लोइंग करनी पड़ेगी। कंटूर मतलब होता है ऐसे गोलाई में, आप ये पहाड़ है ना, तो ऐसे गोलाई में इसकी कंटूर फ्लोइंग करिए, यहां पर एक स्पेस काटिए और ऐसी फ्लोइंग करिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पानी इस तरीके से आएगा तो ये कंटूर्स में या समोच्च जुताई आप कर सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग स्टेप्स होंगे, जैसे यहां पर है, फिर यहां बना दीजिए, फिर यहां बना दीजिए, तो सोपान की तरह यहां पर पानी रुकेगा। जो पश्चिमी और आप मध्य हिमालय है वहां पर स्टेप्स और सीढ़ीदार कृषि, ये जो स्टेप वाइज कृषि है ना, इस तरीके से स्टेप वाइज कृषि यहां पर हो गई, यहां पर होगी, यहां पर होगी, ये बहुत अच्छी विकसित हुई है। बड़े खेतों को आप पट्टियों में बांध सकते हैं, बांटा जा सकता है, और फसलों के बीच में घास आप उगा सकते हैं। जैसे फसल है ना, इसके बीच में आप घास उगा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि जो हवाएं आ रही है, जो पवन तेज आ रही है, उसको ये घास और जो पौधे हैं ये इसको रोकते हैं, क्योंकि पवन जो आती है ऊपर वाली हवा या जो मृदा है उसको लेके चली जाती है। तो इसी को हम स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। तो स्ट्रिप फार्मिंग क्या हुआ कि हम जो क्रॉप्स है इसके बीच में चीजें उगाएं, और यहां पर अगर हम पेड़ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेड़ तो और हवाओं को रोकेगा और ये मृदा अपरदन रोकेगा। इसको हम शीट बेल्ट कहते हैं, जो पेड़ों को उगाना ताकि रक्षक की तरह ये काम करते हैं। इसको हम कहते हैं मेखला, ये हवाओं की गति को कम करता है। तो अगर आप रेत के टीलों पे जाएं तो वहां पर भी आप रक्षक पट्टिका बना सकते हैं। तो ये जो रक्षक पट्टिका है उसका पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि मैं अंत करूं। तो भारत में पर्यावरण की क्या सिचुएशन है, क्या दशा है। एक जगह है सूखो माजरी गांव और झबुआ, इन्होंने कुछ करके दिखाया है। जो भूमि खराब हो रही थी, निम्नीकरण हो रहा था, उसको इन्होंने पलट दिया। जो सूखो माजरी है उसमें वृक्ष यानी जो ट्री डेंसिटी है 1976 में वो 13 प्रति हेक्टेयर थी, लेकिन 1992 तक आते आते इन्होंने इसको 1272 कर दिया। आप देखिए इन लोगों ने क्या किया, कमाल कर दिया। पर्यावरण का जो पुनर्जनन है से बहुत अधिक आपको संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के जो परिणाम स्वरूप आमदनी भी बढ़ती है, समाज भी अपना आगे बढ़ता है। तो सूखो माजरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1979 से लेकर 1984 के बीच जो औसत आमदनी है लोगों की 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई है। तो यहां पर प्रबंधन इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को अपने आप स्वयं फैसला लेने दिया, और इसमें जो प्रदेश है 19 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल ये जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना दिया इन्होंने। तो अगर लोगों की इच्छा हो, सरकार का साथ हो, तो हम ये सारी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, उसे हम रोक भी सकते हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।